वेलकम टू पैराडाइज साइंस सेंटर। आज हम लोग विटामिन के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए मित्रों, आज समझते हैं विटामिन क्या है। बीटा जोड़ एमाइन से बना है विटामिन। विटामिन विशेष प्रकार का कार्बनिक रसायन है जो शरीर के अंदर उपापचय क्रिया एवं सामान्य विकास के लिए जरूरी होता है। यह मानव शरीर में निर्मित नहीं होता है, अतः इसे हमें भोजन के रूप में लेना पड़ता है। विटामिन का खोज कैसिमिर फंक यानी सी फंक के द्वारा 1884 ईस्वी में किया गया था। स्पेशली विटामिन दो प्रकार के होते हैं या दो भागों में बांटा गया इसको। एक को वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं, जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होता है, और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन है, जिसे इसमें विटामिन बी और विटामिन सी को रखा गया है। वसा में घुलनशील विटामिन तेजी से शरीर में अवशोषित होता है। यह शरीर में संचित भी रहता है। ये लीवर में जो वसीय कोशिका होता है उसमें संचित रहता है। वसा में घुलनशील विटामिन को कम मात्रा में लिया जाता है, नहीं तो यह विषाक्त हो सकता है, क्योंकि यह पेशाब से बाहर नहीं होता है, इसलिए इसकी आवश्यकता कम होती है। जल में घुलनशील विटामिन हमें ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ता है और इससे विषाक्तता नहीं होती है, क्योंकि ये अधिक मात्रा में रहने पर पेशाब द्वारा बाहर निकल संचित नहीं होता है शरीर में। लेकिन अपवाद है विटामिन B12 जो लीवर में संचित रहता है। विटामिन के अलग अलग केमिकल नाम हैं और ये केमिकल नाम आपको परीक्षा में पूछा भी जाता है। जैसे विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, या इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से हमें शरीर में शरीर के त्वचा में संश्लेषित होता है। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 को नियासिन या निकोटिनामाइड कहते हैं, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पैरिडोक्सिन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन या विटामिन एच भी कहते हैं इसको, विटामिन B9 या B11 फोलिक एसिड को कहते हैं, या फोलिक एसिड को हम लोग शॉर्ट में विटामिन B9 या B11 दोनों कहा जा सकता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन इसका रासायनिक नाम है। अब ये रासायनिक नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि परीक्षा में इसको पूछा जाता है। विटामिन के कमी से जो रोग होता है उसको विटामिन डिफिशिएंसी डिजीज भी कहते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसमें रात में कम दिखाई देता है। हाइपरकेरेटोसिस में त्वचा मोटा हो जाता है, कड़ा हो जाता है, और क्रेटोमेलेशिया में आँख के ऊपर सफ़ेद धब्बा बन जाता है तथा कॉर्निया का परत सूखने लगता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस या ऑस्टियोमेलेशिया रोग होता है। रिकेटस बच्चों में, ऑस्टियोमेलेशिया बड़ों में होता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या स्टेरिलिटी, बांझपन, हृदय रोग होता है। विटामिन के की कमी होने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन सी की कमी होने पर अस्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ा से खून आने लगता है। विटामिन B1 की कमी होने पर बेरी रोग होता है, जो एक तंत्रिका रोग है जिसमें हाथ या पैर में झंझनाहट होने लगती है। विटामिन B2 की कमी से जीभ में शोर आ जाता है, जिसको जीभ आना कहते हैं, आँख आना, या थोड़ा शरीर में वृद्धि जो स्लो हो जाता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, जिसमें त्वचा के ऊपर लाल लाल बड़े बड़े चकत्ते हो जाते हैं। विटामिन B5 की कमी होने पर जनरली कोई डिफिशिएंसी रोग नहीं होता है, क्योंकि विटामिन B5 जो पेंटोथेनिक एसिड है लगभग सभी प्रकार के भोजन में पाए जाते हैं, इसलिए इसका डिफिशिएंसी लगभग नहीं होता है। विटामिन B6
यानी पैरिडॉक्सिन की कमी होने पर डर्माटिटिस या लाल चकत्ता हो जाता है, लाल रेशा आ जाता है, तथा इसके अतिरिक्त माइक्रोसाइटिक एनीमिया या खून की कमी हो जाता है। इसमें आरबीसी के रक्त के कण छोटे छोटे हो जाते हैं। विटामिन B6 की कमी ज़्यादातर अधिक शराब सेवन के कारण होता है। और विटामिन B9 या जिसको फोलिक एसिड की कमी होता है, इसकी कमी होने पर एनीमिया रोग या रक्त की कमी होता है। इसमें मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, यानी रक्त की कोशिकाएं जो होती है वो बहुत बड़ा हो जाता है। ये एक अलग प्रकार का रोग है, ठीक है। विटामिन B12 की कमी होने से रक्त का निर्माण थोड़ा स्लो हो जाता है। इससे विटामिन B12 की कमी होने पर एनीमिया रोग होता है। और ये विटामिन खून के बनने के लिए विटामिन B12 जरूरी होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं किस विटामिन की ज़रूरत किस लिए होती है और इसका स्रोत क्या है। सबसे पहले विटामिन B1, ये हमारे तंत्रिका तंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसका कार्य करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये मुख्य रूप से एंजाइम का एक भाग है और एंजाइम के निर्माण के लिए भी विटामिन B1 बहुत ज़रूरी है। इसका स्रोत जो है ये लगभग सभी खाद्य पदार्थों में प्राप्त होता है। अनाज में, बीज में, आलू में, दाल में, फल में, मांस में, दूध में, ये सब में प्राप्त होता है। विटामिन B2 का बात करें तो ये त्वचा के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, हमारी सामान्य दृष्टि के लिए ज़रूरी है, उपापचय क्रिया के लिए ज़रूरी है। खास करके कार्बोहाइड्रेट की उपापचय के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, इसका मुख्य स्रोत दूध के पदार्थ हैं। दूध और दूध के जितने पदार्थ हैं, पनीर, दही, ये सभी, केला, हरी साग सब्जी, मटर, अनाज में विटामिन B2 काफ़ी मात्रा में प्राप्त होता है। विटामिन B3 तंत्रिका तंत्र के सामान्य कार्य के लिए जरूरी होता है। जैसे विटामिन B1 तंत्रिका तंत्र के लिए जरूरी है, वैसे ही विटामिन B3 भी तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी है। और पाचन तंत्र के लिए भी यह जरूरी होता है। और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यकता है। इसके कमी होने पर पिलाग्रा नामक रोग होती है, जिसमें लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं त्वचा पर। तो विटामिन B3 मुख्य रूप से कहा जाए तो त्वचा के लिए और तंत्रिका के लिए और पाचन के लिए जरूरी है। इसका स्रोत जो है मांस, मछली के अतिरिक्त अनाज, मशरूम, मटर, हरा साग सब्जी और लगभग सभी फल में विटामिन B3 पाए जाते हैं। विटामिन B5 एंजाइम के निर्माण के लिए सहायक है, एंजाइम के निर्माण में जरूरी होता है, उपापचय क्रिया में सहायक होता है। जान लीजिए कि जितने विटामिन B के प्रकार हैं सभी उपापचय क्रिया के लिए जरूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए विटामिन B के सभी प्रकार जरूरी होते हैं। इसलिए यहाँ पर B3 कहें, B2 कहें, B1 कहें, B5 कहें, ये उपापचय क्रिया में सहायक रहेंगे। अच्छा, इसका स्रोत है सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, वो अनाज हो, फल हो, फूल हो, दूध हो, सब में ये मिलता है, ठीक है। इसके जानते हैं विटामिन B5 की कमी नहीं होती है किसी भी व्यक्ति में, क्योंकि ये कुछ अगर खाएगा तो जरूर ही विटामिन B5 मिल जाएगा। इसलिए इसकी कमी से कोई रोग भी नहीं होता है। चलिए हम विटामिन B6 की बात करते हैं, जिसको पैरिडॉक्सिन कहते हैं। ये हमारे आरबीसी के निर्माण के लिए ज़रूरी होता है और हमारे बुद्धि के विकास के लिए ज़रूरी होता है, हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए ज़रूरी होता है। इसकी कमी होने पर माइक्रोसाइटिक एनीमिया रोग होता है, जिसमें छोटे छोटे कोशिका हो जाते हैं आरबीसी के। इसके स्रोत हैं कलेजी, मांस, मछली, पोल्ट्री यानी मुर्गा, सब्जी, फल, केला, पपीता, गोभी, बादाम, ये सब इसके मुख्य स्रोत हैं। विटामिन B7 भी एक होता है, विटामिन B7 जिसको बायोटीन कहते हैं। इसका भी उपयोग उसी तरह से होता है, एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है, उपापचय क्रिया में सहायक होता है। ये सभी खाद्य पदार्थ में मिलते हैं। इसकी कमी से किसी प्रकार का रोग नहीं होता है, जैसे कि विटामिन B5 में होता है। अब एक महत्वपूर्ण है विटामिन B9 या विटामिन B11 जिसको फोलिक एसिड कहते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है रक्त के निर्माण के लिए और DNA के संश्लेषण के लिए। ध्यान रहे, DNA के संश्लेषण के लिए फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है और आरबीसी के निर्माण के लिए भी फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। इसलिए ये बच्चों में या गर्भवती स्त्रियों में फोलिक एसिड की विटामिन दिया जाता है।
3 महीने से जैसे ही पता चलता है तो बच्चों में भी दिया जाता है और गर्भवती स्त्रियों में भी दिया जाता है, ताकि उसका डीएनए का अच्छे से निर्माण हो सके, संश्लेषण हो सके और रक्त की कमी ना हो। इसके जो स्रोत हैं, मुख्य रूप से स्रोत, ये हरे साग सब्जी, सेम, मटर, केला, बीज, संतरा, कलेजी, मांस, मछली, अंडा, ये इसके मुख्य स्रोत हैं। विटामिन B12 जो है, जिसको साइनोकोबालामाइन भी कहते थे, आरबीसी के निर्माण में आवश्यक होता है। तंत्रिका तंत्र के क्रिया के लिए ये बहुत जरूरी होता है, यानी नर्वस सिस्टम के लिए भी जरूरी है, आरबीसी के निर्माण के लिए भी जरूरी है। विटामिन B12 का स्रोत मुख्य रूप से मांसाहारी भोजन में प्राप्त होता है। मांस, मछली, अंडा तथा दूध इसके मुख्य स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त यह मशरूम, सेव, केला, पालक, गाजर जैसे शाकाहारी पदार्थ में भी मिलते हैं। अंकुरित अनाज में भी यह प्राप्त होता है। ध्यान रहे, शाकाहारियों को प्रतिदिन दूध लेने से इसका 50% मात्रा की प्राप्ति हो जाती है, मतलब जितना ज़रूरत है उतना प्राप्त हो जाता है। इसलिए शाकाहारियों को दूध, पालक, सेव, केला, गाजर का सेवन करने से इसकी कमी पूर्ति हो जाती है। मांसाहारियों के लिए ये आसानी से प्राप्त हो जाता है। मांसाहारी में यह सबसे इजी वे से प्राप्त होता है। विटामिन B12 हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खून का निर्माण और तंत्रिका तंत्र का अच्छे से कार्य करने के लिए ज़रूरी है। अगला है विटामिन C, जिसको हम लोग एक प्रकार से कहें तो रोग प्रतिरोधक शक्ति वाला विटामिन है। हमारे रोग से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है विटामिन C। ये प्रोटीन की उपापचय क्रिया के लिए, प्रोटीन का उपापचय क्रिया के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रोटीन का उपापचय और रोग प्रतिरोधक शक्ति और लौह तत्व के अवशोषण करना इसका मुख्य रूप से ये कार्य है। इसको एंटीऑक्सीडेंट भी हम लोग कहते हैं। इसका मुख्य स्रोत खट्टे फल होता है। कुछ सब्जियां हैं जैसे पत्ता गोभी, संतरा, नींबू, टमाटर, आलू में यह प्राप्त होता है। और एक बकरी का दूध से भी विटामिन C मिलता है हमको। तो ये विटामिन C देखें तो हमारी इम्यूनिटी के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन A सामान्य दृष्टि यानी नेत्र की स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जरूरी विटामिन है। विटामिन A सामान्य त्वचा यानी हमको सुंदरता बनाए रखने के लिए भी विटामिन A जरूरी है। हमें सुंदर दिखने के लिए भी विटामिन A जरूरी है। दांत और हड्डी का विकास के लिए विटामिन A जरूरी है। हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बनाए रखने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए विटामिन A बहुत जरूरी है। विटामिन A बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन हमारा होता है। यानी नेत्र की दृष्टि कहें, त्वचा की सुंदरता कहें, दांत का विकास कहें, हड्डी का विकास कहें, रोग प्रतिरोधक शक्ति कहें, सब में विटामिन A की ज़रूरत पड़ती है। इसका मुख्य स्रोत दूध, मक्खन, पनीर, अंडा, कलेजी के अतिरिक्त अमरूद, आम, पपीता, गाजर, शकरकंद, कद्दू, ये सब में एक प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। विटामिन A हमें रोज लेने की ज़रूरत होती है। विटामिन D कैल्शियम का अवशोषण और अस्थि में इसको संचित करने के लिए, कैल्शियम को अस्थि में संचित करने के लिए विटामिन D की ज़रूरत होती है। यानी कैल्शियम का अवशोषण तभी होगा जब आपका शरीर में विटामिन D रहेगा। तो इस प्रकार से कहें तो हड्डी के विकास के लिए, दांत के विकास के लिए हमें विटामिन D लेना जरूरी है। नहीं तो आप कितना भी कैल्शियम खा लें, विटामिन D नहीं रहेगा, सारा कैल्शियम बेकार हो जाएगा। ठीक है। सूर्य के प्रकाश से ये स्वयं संश्लेषित होता है हमारे त्वचा के कोलेस्ट्रॉल के द्वारा संश्लेषित होता है, सिंथेसिस होता है विटामिन D का। इसलिए इसको सूर्य के प्रकाश में जब बैठते हैं तो हमें विटामिन D अपने आप मिलता है, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इसका स्रोत है अंडा की जर्दी, कलेजी, दूध, और अगर कहें तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बैठना, तो ये अपने आप विटामिन D मिलेगा। तो ये इसके मेनली अंडा, कलेजी, दूध में ये विटामिन D मिलता है हमको। विटामिन E एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं इसको। ये हमारे जनन क्रिया के लिए, प्रजनन शक्ति के लिए, प्रजनन क्षमता के लिए एवं त्वचा की सुंदरता के लिए
बहुत ज़रूरी विटामिन है। इसको B2 विटामिन भी कहते हैं, सुंदरता के विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि इससे सुंदर दिखते हैं, इससे जवानी बनी रहती है आपके शरीर में, आप यंग बने रहते हैं। इसलिए विटामिन ई एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। इसका स्रोत जो है सोयाबीन है, अंकुरित अनाज, अमरूद, हरे साग सब्जी, कलेजी, अंडा, मूंगफली एवं बीज प्रचुर मात्रा में इस विटामिन ई देता है। विटामिन के रक्त का थक्का बनने के लिए ज़रूरी है। रक्त का थक्का का निर्माण में विटामिन के आवश्यक होता है। अगर विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। इसका स्रोत है हरे साग सब्जी, टमाटर, ब्रोकली, मशरूम और बड़ी आंत में जीवाणु द्वारा यह खुद संश्लेषित होता है और हमारे लीवर में संचित हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग जाने कि विटामिन ए, डी, ई, के जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं हमारे लीवर में संचित रहते हैं। विटामिन B12 अपवाद के रूप में भी हमारा लीवर में संचित रहता है। विटामिन डी जो सूर्य के प्रकाश से संश्लेषित होता है, इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं। विटामिन ई को B2 विटामिन कहते हैं। विटामिन सी हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इस प्रकार हम विटामिन के विषय में बहुत कुछ सीखे। यदि यह वीडियो आपको पसंद लगा, अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे उत्साह का वर्धन करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप लोग को, बहुत बहुत नमस्कार।